बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज हम बात करेंगे जी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की, और देखेंगे कि जो अक़वाम मुत्तहिदा है ये किस तरह का है और उसकी स्ट्रक्चर क्या है, क्यों जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा को बनाने की ज़रूरत पेश आई, यानी इसका बैकग्राउंड क्या है। इससे पहले हम कुछ जो है वो डिस्कस कर भी चुके हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को, और कुछ जो है हमारे पास पेंडिंग है, तो उसमें से आज हम यूएन की बात करेंगे। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड देखेंगे, इसकी फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर देखेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे इसके क्या हैं, और फिर देखेंगे स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ को और मेजर केस स्टडीज़ देखेंगे, और फ्यूचर ऑफ यूएन देखेंगे, और देखेंगे कि क्या जो यूएन है जिस पर्पज़ के लिए बनी थी, क्या वो पर्पज़ जो है वो अचीव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा यूनाइटेड नेशंस को बनाने का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी इसके इंट्रोडक्शन की, कि हमारे पास सबसे पहले जो टर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ से आई। तो ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये एक्चुअली में रूजवेल्ट साहब जो हैं, जो अमेरिका के सदर रहे हैं उस टाइम पे, जिनकी एफर्ट की वजह से जो है, जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यूनाइटेड नेशंस को बनाने में, उन्होंने जो है ये टर्म जो है वो कॉइन की थी, जिसको नाम रखा गया यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये नाम क्यों रखा गया कि देखिए इसमें जब एक साइड पे जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हो रही थी, ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर सेकंड में जर्मनी जो है उसका मुकाबला और जापान जो है उसका मुकाबला कौन कर रहा था, यानी एक साइड पे अमेरिका था, यूके था, फ्रांस था, रशिया था और चाइना था। तो ये पांच जो है ये पांच एलाइज थे जिनको इत्तेहादी कहा गया, ठीक है, अलाइड पावर्स कहा गया। तो इन इत्तेहादियों ने जो है वो मिल के मुकाबला किया जर्मनी का और जापान का। तो ये एक साइड पे थे, जर्मनी और जापान एक साइड पे था, तो ये इत्तेहादी थे, यानी यूनाइटेड नेशंस थी। तो इसी वजह से इस यूनाइटेड नेशन जो बनाई गई इन्होंने ही बनाई, तो इन्होंने जो है इसका नाम फिर रख दिया यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के। इत्तेहादी कौमों का जो है इन्होंने भी इत्तेहाद ही पैदा करना था, कौमों को एक जगह लेके आना था, तो ये इस वजह से जो टर्म है कॉइन की गई। ठीक है, अब इसके पर्पस की बात करें तो इसका पर्पस बहुत सिंपल था, पीस एंड हार्मोनी, यानी कि अमन और भाईचारा जो है वो दुनिया के अंदर लेके आना, ये इसका सबसे मेजर पर्पस था। क्योंकि ये वॉर के नतीजे के तौर पे आई थी, कि वॉर में क्या है, जंगें हो रही हैं दुनिया के अंदर, तो अब वर्ल्ड वॉर सेकंड में कितनी ज़्यादा तबाही हुई, तो जाहिर बात है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत महसूस हुई जो कि दुनिया के अंदर अमन लेके आ सके, हार्मनी लेके आ सके, तो इसलिए जो है वो यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया। इसकी फॉर्मेशन जो है वो बात करें अगर तो 24 अक्टूबर 1954 को हुई, सैन फ्रांसिस्को में हुई, कैलिफोर्निया के अंदर हुई और अमेरिका के अंदर हुई। ठीक है, यानी कि अमेरिका के जो कैलिफोर्निया है वहाँ पे सैन फ्रांसिस्को के अंदर 24 अक्टूबर 1954 को इसकी फॉर्मेशन हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जी न्यूयॉर्क के अंदर, यानी न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर इसका जो है वो सदर दफ्तर मौजूद है। अब बात करते हैं जी इसके पस मंज़र के ऊपर या बैकग्राउंड के ऊपर कि किस तरह से यूएन को बनाया गया और क्यों बनाया गया। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो यूएन की कहानी है वो स्टार्ट होती है WW1 से, जो कि 1914 से 1918 तक रही। अब WW1 के अंदर भी यही हालात थे, बिल्कुल इसी तरह से जैसे अभी हम देख रहे हैं कि इस टाइम पे जो है वो जर्मनी था, जापान था, तो उस टाइम पे हम देख रहे हैं कि एक साइड पे जर्मनी था, दूसरी साइड पे जो है वो इटली था, साथ में इटली था इसके, और साथ में जो है वो हमें दिखाई देता है ओटोमान एम्पायर। ये तीन मुल्क एक साइड पे थे, जबकि इसके मुकाबले के तौर पर यूके था, फ्रांस था, रशिया था, चाइना था और अमेरिका था। ये पांच मुल्क जो है ये एक साइड पे थे। तो इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के नतीजे के तौर पे जो है इनको कामयाबी हुई, और इन्होंने जो है वो जर्मनी को, जापान को, इटली को और ओटोमान एम्पायर को खास करके नुकसान पहुंचाया और इनको शिकस्त दी। इसके नतीजे के तौर पर हमने देखा WW1 के बाद क्या हुआ कि ओटोमान एम्पायर जो है खिलाफत उस्मानिया, जिसके साथ मुसलमान भी जो है वो इमोशनली जुड़े हुए थे, उसको ख़त्म कर दिया गया, और 1923 में जो है यहाँ पर खिलाफत जो है वो अबॉलिश हो गई और न्यू टर्की जो है वो हमें देखने को मिला। इसी तरह से जो जर्मनी है, जर्मनी के ऊपर भी बहुत सी पेनल्टीज लगा दी गई, जो पेरिस पीस ट्रीटी थी इस वॉर के बाद। ठीक है, यानी इस जंग के बाद, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद यूरोप का फ्यूचर तय करने के लिए क्या हुआ कि यहाँ पे डिसाइड किया गया कि भाई पेरिस पीस ट्रीटी के अंदर कि जो जर्मनी है ये बार बार, क्योंकि ये इस तरह से अब ना कर सके, इसलिए इसको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया कि जर्मनी के ऊपर पाबंदियां लगा दी, जैसे कि 1 लाख से ज़्यादा फौज नहीं रख सकते, इसी तरह से बहरी और समुद्री पाबंदियां वगैरह भी लगाई इसके ऊपर। ठीक है, असला वगैरह के ऊपर पाबंदियां लगा दी। तो इन पाबंदियों से हुआ क्या कि जर्मनी के अंदर एक तो गुस्सा पैदा हुआ, लेकिन जर्मनी को जो है वो काउंटर किया गया, और ये बहुत ही जो टर्म्स थी पेरिस पीस ट्रीटी की, खास करके जो ट्रीटी ऑफ वर्साई थी, जो एक्चुअली में जो ट्रीटी इस पेरिस पीस ट्रीटी के नतीजे के तौर पे हुई, तो ट्रीटी ऑफ वर्साई जो है ये प्योरली इस बात के ऊपर थी कि यूरोप का फ्यूचर कैसा होगा और जर्मनी का फ्यूचर जो है वो किस तरह का होगा, या ओटोमान एम्पायर को कैसे तोड़ के तकसीम किया उन्होंने। तो इसमें जर्मनी को काफ़ी ज़्यादा तज़हीक का सामना करना पड़ा, यानी बहुत ज़्यादा जो ऐसी टर्म्स डालेंगी जो जर्मनी को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा किया जिन टर्म्स ने, क्योंकि
जर्मनी तो वॉर उसने स्टार्ट की थी, काफी पावरफुल था, लेकिन जब हारा तो उसके बाद जो है उसके ऊपर सारी पेनल्टीज डाल दी गई इस वर्साई ट्रीटी के नतीजे के तौर पे, जो कि 28 जून 1919 को जो है वो साइन हुई। ठीक है, और ये किसने साइन की जी? अलाइज ने साइन की, और बीच में जर्मनी और ओटोमान एम्पायर साथ में शामिल थे। अब इसके बाद क्या हुआ? इस वर्साई ट्रीटी के बाद जो है फैसला किया गया कि दुनिया को मजीद जो है वो रोकना है अगर जंगों से। अब आप कहेंगे जंगों से क्यों कहा जा रहा है, हालांकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एक ही हुई। तो मैं जंगें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये यूरोप के लिए जंगें नई नहीं थी। बात समझ रहे हैं मेरी? अगर हम यूरोपियन हिस्ट्री को देखते हैं तो यूरोपियन हिस्ट्री में हमें नजर आता है कि यूरोप हमेशा ही जो है वो जंगों का गढ़ रहा, खास करके 15th सेंचुरी के बाद से हमें देखने को मिलता है, 15 to 18 या 19th सेंचुरी, कि हमें वहां बहुत सी वॉर्स देखने को मिलती हैं। कभी हमें यूरोप में 30 ईयर्स वॉर देखने को मिलती है, कभी हमें 70 ईयर वॉर देखने को मिलती है, कभी 100 ईयर वॉर देखने को मिलती है। तो आप अंदाजा करें 100 साल जंग कैसी होगी, 30 साल जंग कैसी होगी, फिर ये मजाक तो नहीं होगा। इसका मतलब यूरोपियंस जो हैं वो सोवरेनिटी की वजह से ही, हाकिमियत की वजह से ही जो है उनके बीच में हमेशा जंगें लगी रहती थी, क्योंकि बाकी दुनिया तो उस टाइम पे इतनी ज्यादा डेवलप थी नहीं। तो यही कंट्रीज जो है यूरोपियन कंट्रीज डेवलप थे, और खास करके 17th और 18th सेंचुरी के अंदर जब कॉलोनाइजेशन आई तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा रेसें पैदा हुई, तो अपनी हाकिमियत के लिए ये अक्सर जो है इनकी लड़ाइयां होती थी। तो वॉर्स इनके लिए कोई नई चीज नहीं थी, और हमेशा ये यही चाहते थे कि कोई इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो इन जंगों को रोक सके। ठीक है, इसलिए मैं बार बार वॉर्स जो है वो कह रहा हूं। तो यहां पे जो लीग्स ऑफ नेशन है, यानी जो वर्साई ट्रीटी थी, इसी में यह तय किया गया कि हमें एक ऐसा इदारा बनाना चाहिए, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो कि दुनिया में जंगों को रोक सके, या खास करके यूरोप के अंदर जंगों को रोक सके, क्योंकि दुनिया में तो प्रॉब्लम था नहीं, यूरोप के अंदर ही सारा का सारा प्रॉब्लम था। तो इसके नतीजे के तौर पे लीग्स ऑफ नेशन जो है वो बनाई गई, और लीग्स ऑफ नेशन को जनवरी 10, 1920 को जो है पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के नतीजे के तौर पे जो है यहां पे, या वर्साई ट्रीटी के नतीजे के तौर पे बनाया गया, जिसका पर्पस क्या था लीग्स ऑफ नेशन का, कि भाई दुनिया के अंदर जंगों को रोका जाए। ठीक है, अब इसके अंदर ब्रिटेन था, फ्रांस था, और यूनाइटेड स्टेट्स और इटली था। ठीक है, यानी कि ये लीग्स ऑफ नेशन के अंदर जो बड़े बड़े मुल्क हैं उनकी बात कर रहा हूं, बाकी भी और भी मुल्क शामिल थे। इसमें वुडरो विल्सन साहब जो थे, जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर जो है वो अमेरिका के सदर रहे, इन्होंने बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले किया लीग्स ऑफ नेशन में। गो के अनफॉर्चुनेटली कि अमेरिका खुद जो है वो इसका, एक तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का पार्ट बाद में बना, ठीक है, पहले नहीं बना, दूसरा जो है फिर अमेरिका रोल प्ले नहीं कर सका। ये अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि वुडरो विल्सन ने कहा था वहां पे अपनी कांग्रेस में खड़े होके, क्योंकि कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि वो भी जो है वो लीग्स ऑफ नेशन का हिस्सा बने, क्योंकि अमेरिका को इंटरनली जो है बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना था। तो वो चाहती थी कांग्रेस के इंटरनली अमेरिका अपने मामलात को देखे, ना कि बाहर दुनिया का हाकिम बने। तो वुडरो विल्सन साहब ने उस टाइम पे कांग्रेस को कहा था कि आपने दुनिया की हुक्मरानी का एक बहुत अच्छा मौका हाथ से जाने दिया। तो उनका दुख था, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स की थी, और उन्हीं की एफर्ट्स की वजह से पेरिस पीस ट्रीटी हुई और लीग्स ऑफ नेशन बनी, लेकिन फिर वही जो है वो इसके अंदर पार्ट प्ले नहीं कर सके। ठीक है, तो इस वजह से फिर ये पार्ट यहाँ पे इनका हिस्सा नहीं बन सके। तो इसका हेडक्वार्टर जो था वो जुनेवा के अंदर था, स्विट्जरलैंड के अंदर, लीग्स ऑफ नेशन का। तो लीग्स के जो गोल्स थे, अगर उसकी बात की जाए कि लीग को क्यों बनाया गया, तो उसमें सबसे पहला जो गोल था, अगर हम उसकी बात करें, तो वो डिसआर्ममेंट था। जैसे मैंने कहा कि जर्मनी को या इटली को जो है, या ओटोमन एम्पायर को तोड़ दिया गया, उनकी फौजी पावर जो है उसको खत्म कर दिया गया, ताकि दोबारा से ऐसे हालात न बन सकें। उसके बाद हमने देखा कि इनका पर्पस क्या था, कि वॉर जो है उसको रोका जाए, कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है उसको बढ़ाया जाए, कलेक्टिव सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए और वॉर्स को रोका जाए। उसके बाद हम देखते हैं इसका पर्पस क्या था, सेटिंग डिस्प्यूट्स, यानी कि आपसी जो मामलात हैं जिसकी वजह से वॉर्स होती हैं, उनको हम बातचीत से हल करें, बजाय इसके कि हम लड़ाई करें। ठीक है, यानी कि डिप्लोमेसी के थ्रू जो है, निगोशिएशंस और डिप्लोमेसी के थ्रू जो है वो ग्लोबल वॉरफेयर को खत्म किया जाए, और दुनिया में हार्मोनी को, या यूरोप के अंदर खास करके जो हार्मोनी है वहां पर जरूरत थी, उसको इंक्रीज किया जाए। तो ये इसके कुछ पर्पस थे लीग के। लेकिन हुआ क्या कि तकरीबन को 20 साल बाद, यानी 1939 के अंदर दोबारा से वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हो गई, जो 1945 तक चली। सो हम ये कह सकते हैं कि जो लीग ऑफ नेशन थी, ये क्या हो गया, ये फेल हो गई, यानी जिस पर्पस के लिए बनाई थी वो पर्पस अचीव नहीं कर सकी, और नतीजे के तौर पे ये फेल हो गई। अब इसके फेलियर के बहुत से कॉजेस थे, जिसमें हम सबसे मेजर कॉज की बात करते हैं, तो उसमें एक तो इसमें डिसीजन लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि अकेले डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं था, बल्कि सबको मिला के पॉसिबल लेना था। यूनानिमिटी का डिसीजन था, इसलिए बहुत
सबको एक ही पेज के ऊपर एक जगह इकट्ठा करना ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम था, जिस वजह से डिसीजन जो है वो नहीं लिया जा सकता था। ये सबसे बड़ा चैलेंज था। दूसरा ये था कि अमेरिका ने इसमें रोल प्ले नहीं किया, क्योंकि अमेरिका आइसोलेशन में चला गया। फिर 1930 में हमने देखा कि ग्रेट डिप्रेशन आया पूरी दुनिया के अंदर, जिसमें अमेरिका के अंदर भी आया, तो अमेरिका अपने इंटरनल हालात से जो है वो जूझ रहा था, तो उसने रोल ही प्ले नहीं किया। तीसरा हम यहां पे ये देखते हैं कि जो जर्मनी के साथ जो टर्म्स थी ट्रीटी ऑफ वर्साई की, कि जिसमें उसको काफी ज्यादा तज़हीक का सामना करना पड़ा था, तो जर्मनी ने क्या किया जी, अपने अंदर जो है वो नाजीज्म यानी एक टर्म लेके आए, आइडियोलॉजी, नाजी आइडियोलॉजी बिल्ड की और अपनी कौम को ये बताया कि भाई आपके साथ बहुत बुरा हुआ, आप इतनी ज्यादा बड़ी पावर थे, आप सुपीरियर हैं, तो आप सुपीरियर हैं, इतनी बड़ी पावर थे, तो फिर आपको ऐसी टर्म्स के ऊपर क्यों जो है वो एग्री किया गया। इसका मतलब हमने बदला लेना है। तो जर्मनी के अंदर जो बदला है ये लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था जर्मनी के लिए, तो ये आग जो है पनपने लगी। इसी वजह से जर्मनी ने वॉर जो है वो 1939 में बदले की गर्ज से स्टार्ट कर दी और लीग्स ऑफ नेशन को साइड पे फेंक दिया, क्योंकि लीग्स ऑफ नेशन को इतनी पावरफुल थी नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि लीग्स ऑफ नेशन हो गई फेल। अब क्वेश्चन ये है कि जब लीग्स ऑफ नेशन फेल हो गई तो अब जो है क्या किया जाए। तो अब हुआ क्या कि सिंपली सबसे पहले तो ये हुआ, लीग्स ऑफ नेशन के टूटने के नतीजे के तौर पे वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो गई, यानी जंग अजीम दोयम स्टार्ट हुई। तो अब जंग अजीम दोयम की वजह से फिर एक ज़रूरत महसूस हुई कि यार अब क्या है कि अब जो है हमें एक ऑर्गेनाइजेशन मजीद बनानी चाहिए जो कि ये जो जंगें हैं इसको वाकई में रोक सके और जंगों और जो मुल्क हैं इनको इस तरह से जो है वो काउंटर किया जाए कि दोबारा ये जंगें ना कर सकें। ठीक है, तो अब यहां से यूएन का हम प्रोसेस देखते हैं कि कैसे जो है वो स्टार्ट होगा। वो तो बैकग्राउंड है। अब यहां पे अगर हम फॉर्मेटिव फेजेस की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस जो है एक्चुअली में ये अलाइड पावर्स जो थी इन्होंने बनाई। ठीक है, और स्टार्ट में बिग फोर जो है ये थे, जिसमें फ्रांस शामिल नहीं था, क्योंकि फ्रांस के ऊपर तो जर्मनी का कब्जा था 1945 तक, आधी जर्मनी का, इसलिए फ्रांस बिग फोर में शामिल नहीं था। उसमें ब्रिटेन था, यानी जो है वो बरतानिया था, रशिया था, चाइना था और अमेरिका था, ये थे बिग फोर। यही जो बिग फोर थे वॉर के दौरान, वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान, यही जो है वो काउंटर कर रहे थे, यानी एक साइड पे जो है ये बिग फोर थे, ठीक है, और दूसरी साइड पे जो है वो जर्मनी था और जापान था। तो जर्मनी और जापान का जो मुकाबला कर रहे थे वो यही कर रहे थे। इस बार भी ऐसा ही हुआ कि जो ब्रिटेन है वो तो शामिल था, फ्रांस जो है वो भी शामिल था। ठीक है, वॉर के अलाइज की बात कर रहे हैं अगर, रशिया भी शामिल था, चाइना भी शामिल था, लेकिन जो अमेरिका है ये 1942 के अंदर वॉर में शामिल हुआ, क्योंकि जिस टाइम पे जापान ने बहुत ज्यादा जो है वो पैसिफिक ओशन के अंदर नुकसान पहुंचाया, तो हमने उसके नतीजे के तौर पर गो कि ये मैं डिटेल से वर्ल्ड वॉर्स के अंदर डिस्कस करूंगा। तो जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया ब्रिटेन को जापान की तरफ से, ठीक है, यहाँ पे 1942 के अंदर, तो एक साइड पे ऐसा लग रहा था कि वॉर का जो पासा है वो पलट जाएगा, तो अमेरिका को फिर जो है ऐसे में वॉर में शामिल होना पड़ा, क्योंकि उसे डर था कि फिर ऐसा ना हो कि ये अगर यूरोप का सारा चला गया तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर ना ट्रेड रहेगी ना और कुछ रहेगा। तो इसलिए फिर 1942 में जो है वो अमेरिका भी इसका हिस्सा बन गया। तो ये बिग फोर बने, जिसमें फ्रांस को अगर हम निकाल दें तो इन्हीं बिग फोर ने जो है फिर एफर्ट्स की कि किसी तरह से हम वॉर को जीतें और उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। तो इसके लिए सबसे जो पहला स्टेप था, जो फर्स्ट स्टेप था, वो था अटलांटिक ओशन। ठीक है, सॉरी, अटलांटिक ओशन की जो ट्रीटी थी जिसको अटलांटिक चार्टर कहा गया। तो फर्स्ट आइडिया यहां से आया, आइडिया टू एस्टैब्लिश, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस, कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एस्टैब्लिश की जाए। ये आइडिया कहां से आया जी? ये आया अटलांटिक चार्टर से। अटलांटिक चार्टर क्या था? 12 जून 1941 को जो है ये बहरे ओकियानूस के ऊपर जो है वो साइन हुआ। यानी ये एक ऐसा चार्टर था जो कि समंदर के अंदर जो है वो साइन हुआ। समंदर के अंदर जो बहरी बेड़े होते हैं, ठीक है, क्योंकि वॉर लगी हुई थी, तो बहरी बेड़े जो थे, उस बहरी बेड़े के ऊपर यहां पे हमें एक साइड पे रूजवेल्ट दिखाई दे रहे हैं और दूसरी साइड पे जो है वो विंस्टन चर्चिल दिखाई दे रहे हैं। यानी यूके के बीच में और यूएस के बीच में ये चार्टर साइन हुआ, जिसपे इस बात के ऊपर इत्तेफाक किया गया कि हमें ये जो जंग है ये मिल के लड़नी चाहिए, सबसे पहली बात। और वैसे भी ये लड़ तो रहे थे, लेकिन कहीं एक कमांड मौजूद नहीं थी, ठीक है, हर कोई अपनी अपनी एफर्ट्स कर रहा था जर्मनी और जापान को हराने के लिए। लेकिन जब अमेरिका ने ये फैसला किया कि वो शामिल होगा, तो इसलिए फिर जो है वो भी हुआ। और साथ में क्योंकि जापान ने अटैक भी कर दिए थे अमेरिका की पर हार्बर के ऊपर भी, तो इस वजह से अमेरिका को शामिल होना पड़ा। तो अटलांटिक चार्टर के ऊपर डिटेल से अभी नहीं जाते, क्योंकि इसमें मैं ऑलरेडी अमेरिकन हिस्ट्री में बता चुका हूं। सिंपली यूके और यूएस के बीच में जो चार्टर साइन हुआ 1941 के अंदर, उसमें यह फैसला किया गया कि वॉर को मिलकर लड़ा जाएगा और वॉर के बाद हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी बनानी है जो वॉर को रोक सके। तो उसमें एक साइड पे फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट थे और दूसरी साइड पे विंस्टन चर्चिल थे जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। तो यहां पे चार्टर साइन हुआ और ये यूनाइटेड नेशंस का चार्टर था 1 जनवरी 1942 को जो साइन हुआ। अब ये वो यूनाइटेड नेशंस नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। यहां यूनाइटेड नेशंस का मतलब इत्तेहादी जो कौमें हैं, ठीक है, इत्तेहादी जो पावर्स थी, उनके बीच में चार्टर साइन हुआ 1 जनवरी 1942 को, इन दो के बीच में।
ये है फर्स्ट स्टेप यूएन का। सेकंड स्टेप की अगर बात करें तो सेकंड स्टेप क्या था जी कि बिग फोर जो थे इनका सीक्रेट डिक्लेरेशन हुआ, क्योंकि अब वॉर ने जब फैसला कर लिया इस अटलांटिक चार्टर के अंदर कि हमने वॉर को लड़ना है, तो इन्होंने ये भी तय कर लिया था कि अब हमने नेक्स्ट मीटिंग कब करनी है और किस तरह से हम जो है वॉर स्ट्रेटेजीज को कंबाइन कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो इन्होंने इकट्ठा करना था, इसी वजह से इन्होंने फिर सीक्रेट डेलीगेशन, ये जो बिग फोर थी, इन्होंने क्या किया, बुलाया। वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस इसको कहा जाता है और फर्स्ट वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, या फिर इसको आर्केडिया कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, जो कि सीक्रेट कॉन्फ्रेंस थी कि ताकि जर्मनी और जापान को पता ना चले कि उनके खिलाफ एक कॉन्फ्रेंस हो रही है और वॉर अलायंस बनने जा रहा है। तो इसलिए इसको सीक्रेट रखा गया, बिग फोर ने रखा। यूएस, यूके इसी तरह से इनकी रिप्रेजेंटेशन थी, ठीक है। और इनका पर्पस क्या था कि जॉइंट वॉर सेक्रेटेरिएट को तश्कील देना। यानी अभी जो वॉर हो रही है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि ब्रिटिश जो है, ब्रिटेन अपनी तरफ से वॉर कर रहा है, फ्रांस अपनी तरफ से वॉर कर रहा है, अच्छा रशिया जो है वो अपनी तरफ से वॉर कर रहा है और चाइना जो है वो अपनी तरफ से लड़ रहा है। तो अब प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका ने यह कोशिश की कि इन सबको एक जगह इकट्ठा किया जाए, जो जो इकट्ठे हो सकते हैं उन ममालिक को इकट्ठा किया जाए और एक सेक्रेटेरिएट बनाया जाए जहां से वॉर को हेड किया जा सके, जहां पे एक जनरल उसको हेड करे, चाहे वो बर्री फौज का हो, बहरी का हो, ये पूरी की पूरी कमांड एंड कंट्रोल को एक किया जाए। ये पर्पस सबसे इंपॉर्टेंट था। तो मिलिट्री यूनिटी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी थी जापान और जर्मनी के खिलाफ। तो इस वजह से ये आर्केडिया कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई और ये दिसंबर 22 1941 से लेकर जनवरी 14 1942 तक ये कॉन्फ्रेंस रही। यानी कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल से डिस्कशन की गई और वॉर की जो स्ट्रेटेजी थी उसको तय किया गया। और 29 दिसंबर 1941 को जो है वो एक ड्राफ्ट जो है उसको डिक्लेरेशन का जो ड्राफ्ट था, ठीक है, डिक्लेरेशन का ड्राफ्ट वो तैयार किया गया यहाँ पे कि किस तरह से वॉर जो है उसको मिल के लड़ा जाएगा। मिल के लड़ने के लिए डिक्लेरेशन जो है वो था और बिग फोर जो थे इन्होंने इसके ऊपर साइन किया। यानी इसके अंदर सिर्फ फ्रांस शामिल नहीं था, बाकी जो चारों कंट्रीज थे उन्होंने मिलकर जो है इसके ऊपर सिग्नेचर किए कि हमने वॉर किस तरह से लड़नी और किस तरह से वॉर सेक्रेटेरिएट जो है उसको कायम किया गया, जिसके अंदर जो है वो आर्मी, नेवी और एयर फोर्स को एक जगह इकट्ठा किया गया ताकि एक जगह पे इंटेलिजेंस शेयरिंग हो सके और आगे बढ़ सके, ठीक है। अब जब ये साइन हो गया बिग फोर के बीच में, तो नेक्स्ट डे जो है वो 22 मोर जो कंट्रीज हैं उन्होंने भी इसे साइन कर दिया। पहले बिग फोर ने साइन किया, तो अब इसके साथ साथ जो इनके हिमायती थे उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट डे जो है वो 22 मजीद जो कंट्रीज हैं उन्होंने जो है वो इसको साइन कर दिया। उसके बाद जो है 1942 से लेकर 1945 तक पूरी वर्ल्ड वॉर के दौरान, इन 3 सालों के दौरान मजीद 47 कंट्रीज जो हैं उन्होंने भी जो है इस डिक्लेरेशन को, वॉर डिक्लेरेशन को साइन कर दिया, जो कि फिर उसमें चार्टर ऑफ कॉन्फ्रेंस क्या था कि यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन में भी जो है इसको शामिल किया गया। और इस तरह से 50 मुल्कों ने जो है वो इसको फिर क्या किया, साइन किया 26 जून 1945 को, ठीक है। तो फिलहाल आप यहां तक समझ गए कि 2 स्टेप्स हो चुके हैं कि पहला स्टेप अटलांटिक चार्टर था, उसी अटलांटिक चार्टर में यह फैसला किया गया था कि वॉर मिलकर लड़नी है। अब सवाल यह है कैसे मिलकर लड़नी है, तो सेकंड स्टेप जो है वो आर्केडिया कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके अंदर यह फैसला किया इन चारों बिग फोर ने कि हमें एक कंबाइन जो है वो क्या बनाना है, सेक्रेटेरिएट बनाना है वॉर का, जहां से हम इनके खिलाफ लड़ेंगे, जिसके ऊपर बहुत से मुल्कों ने इनके साथ हामी भरी और सिग्नेचर किए। आगे बढ़ते हैं और थर्ड स्टेप की बात करते हैं। थर्ड स्टेप यूएन की राह में क्या था जी कि ओपन डिबेट जो है वो यूनाइटेड नेशन के ऊपर की गई कि अब ये फैसला क्योंकि कर लिया गया था कि एक ऐसी जो है वो बनाई जाए ऑर्गेनाइजेशन जो कि दुनिया को जंगों से रोक सके। तो ऐसे में फिर क्या हुआ कि थर्ड स्टेप हुआ जिसको कहा गया मॉस्को कॉन्फ्रेंस, ठीक है। मॉस्को यानी रूस के अंदर जो है ये कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई। तो उस टाइम पे ये कॉन्फ्रेंस हुई जी 18 अक्टूबर से लेके नवंबर 11 1943 तक 1943 में हुई, जब ये 3 बड़े जो है मॉस्को के अंदर मिले। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस पिक्चर को बड़ी अहमियत हासिल है, उसकी वजह ये तीनों ही एक दूसरे के कभी दुश्मन रहे हैं, इसके बाद भी दुश्मन थे इवन। जैसे अब अगर अमेरिका की बात करें, यूएस की बात करें, ये यूएस के प्रेसिडेंट हैं, ये विंस्टन चर्चिल हैं यूके के, और ये जो है यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं स्टालिन जो है वो किसके हैं जी, रशिया के। तो ये अब जैसे रशिया और अमेरिका हमेशा ही दुश्मन रहा, खास करके 1917 के बाद से जब रशिया के अंदर रेवोल्यूशन आया तो काफ़ी ज़्यादा इनकी दुश्मनी थी। वहाँ पे यूएसएसआर जो है वो फैलना शुरू हो गया, कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म। लेकिन इसी तरह से इससे पहले जो है वो यूके से अमेरिका ने आज़ादी हासिल की थी, तो यूके और अमेरिका की भी आपस में नहीं लगती थी। लेकिन अब जो है इस जंग ने इन तीनों को एक साथ मिला दिया और एक इकट्ठा जो है एक जगह बिठा दिया। तो मॉस्को कॉन्फ्रेंस हुई, ये तीसरा स्टेप था जिसके अंदर जो है वो दुनिया के फ्यूचर को तय किया गया। तो ये 4 मॉस्को कॉन्फ्रेंसेस थी, ठीक है जी। 4 मॉस्को डिक्लेरेशंस थे, यानी इसके अंदर कॉन्फ्रेंस एक ही थी, 4 डिक्लेरेशंस थे जिसमें ओपन अनाउंसमेंट की गई यूनाइटेड नेशंस के बनाने की कि भाई हमें वॉर के बाद एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जो कि दोबारा से दुनिया के अंदर जो जंगें हैं इनको रोक सके, ठीक है। जंगों को रोकने के लिए 4 डिक्लेरेशन हुई, ये थर्ड स्टेप था। उसके बाद नंबर 4 स्टेप की अगर बात करें तो वो थी डिप्लोमेटिक मीटिंग्स, कि अब सवाल ये है बनानी तो है
लेकिन कैसे कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो वॉर्स को भी रोके, पहले भी एक बनाई और वो फेल हो गई, तो अब ये क्या गारंटी है कि ये बनाएंगे तो पास होगी? इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर डिप्लोमेटिक मीटिंग्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो नई डिप्लोमेटिक मीटिंग जो है वो तेहरान में हुई, ईरान के अंदर, जिसमें बिग 3 शामिल थे। यही जो बिग 3 हैं ये शामिल थे। इसमें एक्चुअली में जो तेहरान मीटिंग थी वो एक तो इसलिए हुई थी कि जो ग्रेट गेम थी, जो पहले मैं अफगानिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ग्रेट गेम का जिक्र कर चुका हूं, क्योंकि अफगानिस्तान की हिस्ट्री में हमने देखा कि एक साइड पे जो है वो ब्रिटिशर्स थे और दूसरी साइड पे हमने देखा कि वो रशियंस थे। तो बीच में जो है वो ईरान और अफगानिस्तान काफ़ी ज़्यादा इनको क्राइसिस का सामना करना पड़ा, क्योंकि दोनों ही जो है वो इस खौफ में थे कहीं जो है वो रशियन के ऊपर अटैक ना कर दे। तो रशिया समझता था कि ब्रिटेन उनके ऊपर अटैक ना करे, तो इसलिए उन्होंने जो है प्रॉक्सी के तौर पर ईरान और अफगानिस्तान को यूज़ किया। तो इस वजह से वो ग्रेट गेम का हिस्सा था। तो इसी वजह से जो रशिया है वो ईरान के अंदर दाखिल हो गया। तो इसके ऊपर जो है फिर ईरान ने अमेरिका से बात की कि भाई आप जो है हमें इनसे निकालें, क्योंकि उस टाइम पे ईरान बहुत ज़्यादा क्लोज था अमेरिका के। तो इसलिए यहाँ पे मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग के अंदर फिर रशिया को वहाँ से वापस किया गया और रशिया और यूके के बीच में यहाँ पे जो है वो एग्रीमेंट भी साइन हुआ कि उन्होंने अब ईरान को जो है वो फ्री छोड़ना है, ईरान के ऊपर कोई इशू नहीं होगा जो पिछले इतने सालों से चला आ रहा था। तो ये तेहरान डिक्लेरेशन या तेहरान कॉन्फ्रेंस जो थी ये 28 नवंबर से लेके दिसंबर 1 1943 के बीच में हुई और दोबारा से ये 3 बड़े मिले और इन्होंने दुनिया को जो है दुनिया का फ्यूचर तय करने के लिए यहाँ पे कि भाई अब जब वॉर ख़त्म होगी तो वॉर ख़त्म होने के बाद हम किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो स्ट्रक्चर करेंगे। और यहाँ पे ईरान और तुर्की जो है उनका भी रोल जो है वो देखा गया कि वॉर के बाद इनका जो रोल है वो कैसा होगा और किस तरह से ये रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक 4th स्टेप हम इसे कह सकते हैं। उसके बाद नंबर 5th स्टेप क्या था कि सेटिंग एसओपीज के स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स क्या होंगे कि भाई जो अक़वाम मुत्तहिदा बनेगी, ठीक है, वो अक़वाम मुत्तहिदा कैसे बनेगी और वो काम कैसे करेगी, अपने फंक्शंस कैसे करेगी। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा अहम था, जिसके अंदर एम्स, स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है ये तय करने थे। तो इसमें जो है वो डम्बरटोन ऑकस जो है ये कॉन्फ्रेंस हुई यहाँ पे और इसको इसी का दूसरा नाम जो है वो वाशिंगटन कन्वर्सेशन ऑन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है। ठीक है, इसमें जो है ये तकरीबन जो है वो 20 एक दिन चली तकरीबन ये। ठीक है, और इसके अंदर जो है ये फैसला किया गया या एसओपीज तय किए गए कि किन एसओपीज के तहत जो है वो यूएन काम करेगा। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर डम्बरटोन ऑका कॉन्फ्रेंस जो है या वाशिंगटन की जो कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर जो है वो कन्वर्सेशन के अंदर फैसला किया गया। तो ये 5th स्टेप था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। इसका मतलब यहां तक तो ये जो डेलीगेशंस थी या बातें हो रही थी, लेकिन यहां से अब उन बातों को कन्वर्ट किया गया या कन्वर्ट करने की कोशिश की गई एक स्ट्रक्चर की शक्ल में। और ये क्योंकि उस टाइम पे हुआ जिस टाइम पे वॉर भी अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ बढ़ रही थी 1944 के अंदर। उसके बाद 6th स्टेप आता है या सेकंड लास्ट स्टेप है, हम इसे कह सकते हैं कि पोस्ट वॉर डिसीजन, कि अब जब वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो हो गई खत्म। ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुई और खत्म हुई तो कौन जीता? इत्तेहादी जो है वो जीत गए और जर्मनी को जो है वो हो गई शिकस्त। जर्मनी और जापान जो है उसको शिकस्त हो गई और इत्तेहादी जीत गए। तो अब ये जितनी भी मीटिंग्स वॉर के दौरान हुई थी और इनकी कंबाइन कोशिशों के नतीजे के तौर पे ही वॉर जीते, अदरवाइज ये वॉर न जीत सकते वर्ल्ड वॉर सेकंड। तो ये जो कंबाइन जो एफर्ट्स थी उसके नतीजे के तौर पे जीत गए। तो अब ये टाइम था फैसला करने का कि हमने जो इतने मीटिंग्स की हैं इतनी हाई लेवल की, अब वो मीटिंग्स ये तय करेंगी कि हमने किस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है डिस्कशंस थी और इसमें खास करके जो याल्टा कॉन्फ्रेंस है जो कि जिसको माना जाता है कि यूएन जो है वो इसी डिक्लेरेशन के तहत बना, याल्टा कॉन्फ्रेंस के तहत समटाइम इसको माना जाता है, जो कि क्रीमिया का एक इलाका है। ठीक है, वहां पे जो है क्रीमिया उस टाइम पे जो आज क्रीमिया और आप देख रहे हैं एक साइड पे क्रीमिया है, ठीक है, यूक्रेन खास करके जिस क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा है, तो यूक्रेन और इस साइड पे जो है वो रशिया है, रूस। तो इसके बीच में आप देख रहे हैं कि एक लड़ाई झगड़ा भी लगा हुआ है और हम ये कह रहे हैं कि भाई शायद किसी टाइम पे भी वर्ल्ड वॉर यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है, एक 3rd वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर रशिया ने 1 लाख से ज़्यादा फौज यहाँ पे रखी हुई है। तो चलिए उस साइड अभी नहीं जाते, लेकिन ये उस टाइम पे क्रीमिया जो है वो किसका इलाका था? रशिया का ही, यूएसएसआर का ही हिस्सा था। तो यहाँ पे 4 से लेके 11 फरवरी 1945 के बीच में जो है ये याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है, तो ये जो याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई इसमें क्या फैसला किया गया कि रीस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, क्या करना है, किसको रीस्टैब्लिश करना है? ये जो यूरोप है, जो वॉर टॉर्न कंट्री है, कि यूरोप की अब सत्यानाश हो गई। इस जो वॉर थी 6 साल की, एक तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई, उसके बाद 20 सालों के बाद ये हो गई। तो इन 6 सालों में यूरोप के अंदर क्या था? हर साइड पे तबाही थी, बर्बादी थी, लाशें थी और बीमारियां ही बीमारियां थी। इतना ज्यादा, अब 6 साल वॉर हुई है तो आप अंदाजा कर लें क्या हालात बने होंगे यूरोप के। तो इस यूरोप को दोबारा से इसके पांव पे खड़ा करना था, तो कैसे किया जाए? इसके लिए याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई और साथ में यूएन के फ्यूचर के लिए हुई। ठीक है, तो 21 नेशंस जो हैं इन्होंने यूएन के चार्टर को मजीद यहां पे साइन किया 1 मार्च 1945 को।
1945 को जो है यहाँ पे इन्होंने जो है वो साइन किया। तो अब ये याल्टा कॉन्फ्रेंस एक्चुअली में जो है हम ये कह सकते हैं कि ये यूएन का एक एस्टेब्लिशमेंट का सबब बनी। अब फाइनल देखते हैं, फाइनल स्टेप क्या था। सेवंथ और फाइनल स्टेप जो हमारे पास आता है यूएन की फॉर्मेशन का, ठीक है जी, वो है जी फाइनल चार्टर तैयार करना। कि चार्टर ही वो एक्चुअल चीज़ है जो ये बताएगी, जिसको हम ये कह सकते हैं कि यूएन का आइन तैयार करना, कि भाई यूएन जो है ये अक़वाम मुत्तहिदा जो है ये एक्चुअली में काम कैसे करेगी, क्या क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या क्या इसके ऑर्गन्स होंगे। तो उसमें जो है ये फाइनल स्टेप था और ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस यानी कि जो इत्तेहादी जो कौमें थी जो सब की सब अब एक लाइन पर आ चुकी थी, उनकी ये कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, यूएन को बनाने के लिए, जिसमें बिग 4 भी शामिल थे और फ्रांस भी अब शामिल हो गया। तो ये बिग 5 हो गए अब, ठीक है, क्योंकि फ्रांस पे जैसे मैंने कहा कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान तो आधे फ्रांस के ऊपर जो, और इवन यहां तक कि पेरिस के ऊपर जो है वो कब्जा था किसका जी, जर्मनी का। तो इसलिए वो तो बिग 4 में शामिल नहीं था, लेकिन जब वो पेरिस खाली हो गया, उसको शिकस्त हो गई जर्मनी को, तो अब फ्रांस जो है वो बिग 4 का हिस्सा बना और इस तरह ये बिग 4 बिग 5 बन गया, ठीक है। और यही बिग 5 है जिनके पास इस टाइम पे वीटो पावर भी है, ठीक है। तो ये भी थे और साथ में जो है इस कॉन्फ्रेंस को ये 1 मार्च 1945 को हुई सैन फ्रांसिस्को के अंदर और 50 कंट्रीज जो है इसमें शामिल थे। 2 माह इसके ऊपर वर्किंग की गई, किसके ऊपर, चार्टर के ऊपर वर्किंग की गई और फाइनल ड्राफ्ट जो है वो साइन हुआ जी 26 जून 1945 को। और इस तरह से 24 अक्टूबर 1945 को इसने फंक्शन करना स्टार्ट किया, या इसकी जो है वो बुनियाद रख दी गई, किसकी, यूनाइटेड नेशंस की। और 50 कंट्रीज ने इसके ऊपर स्टार्ट में जो है वो सिग्नेचर किए। इस तरह इसका हम ये कह सकते हैं कि 1945 में जो है वो क्या हुआ जी कि 50 मुल्कों के साइन हुए जब, ठीक है, 24 अक्टूबर को, और उसको फाइनल किया गया। तो उसके बाद यूनाइटेड नेशंस जो है उसकी बुनियाद रख दी गई और यूएन बन गया। तो ये सारा प्रोसेस था अभी तक का कि यूएन कैसे बना या किस तरह उसकी तश्कील हुई, ठीक है। अब सवाल ये है कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, कि बन तो गया, अब बना क्यों बना, अब क्यों बना, इसका मतलब क्यों का हमें जवाब तब मिलेगा जब हमें इसके पर्पस पता होंगे या ऑब्जेक्टिव्स पता होंगे, किन ऑब्जेक्टिव्स के लिए बना। तो यूएन के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि क्या थे। अच्छा, 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं यूएन ने जो अपनी वेबसाइट पे दिए हुए हैं कि भाई इसके जो 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यूएन का था टू कीप पीस थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि पूरी की पूरी दुनिया जो है उसके अंदर अमन को कायम रखना, ये सबसे पहला पर्पस है क्योंकि जंग के नतीजे के तौर पे बनी। दूसरा जो पर्पस है टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस, कि जो कौमें हैं इन कौमों के बीच में, तमाम कौमों के बीच में दोस्ताना ताल्लुकात को कायम करना। नंबर 3 पे टू हेल्प नेशंस वर्क टुगेदर, इकट्ठे मिलकर काम करना। टू इंप्रूव द लाइव्स ऑफ पुअर पीपल, गरीबों की जिंदगियों को बेहतर करना, ठीक है। कंकर हंगर, भूख को फतह करना या भूख को कम करना। और डिजीज और इलिटरेसी जो है इसके खिलाफ लड़ना। टू इंकरेज रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करना। और राइट एंड फ्रीडम जो है इसको प्रमोट करना, ठीक है। यानी कि हर मुल्क की जो फ्रीडम है उसका ख्याल करना, भूख और गुर्बत को जो है वो खत्म करना, पूरी की पूरी दुनिया से जहालत जो है इसको खत्म करना। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स थे मेन, और एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना। और नंबर 4 पे हम देखते हैं जी टू बी अ सेंटर ऑफ हार्मोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ नेशंस टू अचीव दीज गोल्स, कि भाई अब ये गोल्स अचीव कैसे होंगे, किस तरह से इन टारगेट्स को जो है वो अचीव किया जाएगा। तो इन टारगेट्स को अचीव करने का एक ही तरीका है कि सारी की सारी कौमें जो हैं उनके बीच में जो है वो भाईचारा पैदा किया जाए। तो भाईचारे के थ्रू जो है वो क्या होगा जी, ये सारे के सारे एफर्ट्स पूरी होंगे। तो ये 4 जो है मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं यूएन के, जिसके लिए ये बनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूएन के ऑर्गन्स की, कि अब ये जो यूएन बना दी गई यूनाइटेड नेशंस, इसके कौन कौन से जो हैं वो ऑर्गन्स हैं। तो बेसिकली जब इसको बनाया गया तो 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स जो हैं इसके डिजाइन किए गए यूएन के चार्टर के अंदर, ठीक है। जिसमें सबसे पहला जो है यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है बनाई गई, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई, तीसरा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बनाई गई, चौथा जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया गया, और 5वां जो है वो यूएन सेक्रेटरीट बनाया गया, ठीक है जी, या यूएस ट्रस्टी मेंबरशिप जिसको हम कह सकते हैं वो जो है वो बनाया गया। अब यहां पे आप देखिए, यहां पे सबसे पहले अगर बात करते हैं जनरल असेंबली की, तो जनरल असेंबली जो है वो बनाएगी। तो जनरल असेंबली का क्या काम है, सबसे पहले रिकमेंडेशंस है जनरल असेंबली का काम। जितनी भी जनरल असेंबली का मतलब वो एक असेंबली है, जैसे हर मुल्क के अंदर एक असेंबली होती है, वैसे ही पूरी दुनिया की एक असेंबली बना दी, जहां पे दुनिया के जितने भी रजिस्टर्ड कंट्रीज हैं यूएन के पास, वो सारे के सारे इसका हिस्सा हैं। यहां पे बैठ के ये दुनिया के लिए फैसले कर सकते हैं और रिकमेंडेशंस दे सकते हैं यूएन के ऊपर, ठीक है। दूसरा इसका क्या काम है, यहां पे डिबेट्स होती हैं हर साल में एक बार, आपको पता
आता है, सितंबर के अंदर इनकी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और पूरी दुनिया के ममालिक वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके डिबेट्स करते हैं और इंटरनेशनल इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं। यहाँ पे हर मुल्क की रिप्रेजेंटेशन है, जो जो मुल्क यूएन के पास रजिस्टर्ड है उनकी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, वहाँ पे उनके नुमाइंदे मौजूद हैं। और नंबर 4 पे क्या है जी, इलेक्ट नॉन परमानेंट मेंबर्स। जितने भी सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्ट करना भी जो है वो इसका काम है। तो ये बेसिक जो है फंक्शंस हैं, 4 फंक्शंस हम कह सकते हैं जनरल असेंबली के जो बनाया गया। दूसरे नंबर पे है सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल का क्या पर्पस है जी, यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल का पर्पस ये है कि मेंटेन करना किसको, इंटरनेशनल पीस को और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना। यानी जितने भी पीस एग्रीमेंट्स हैं वो सारे के सारे इसके अंडर आएंगे। कि पीस एग्रीमेंट, जैसे ईरान का पीस एग्रीमेंट हुआ कि भाई आप एटमी हथियार नहीं बनाएंगे, तो वो इसके अंडर आया, ठीक है। इस तरह से पीस डील जितनी है, इस तरह से दुनिया की सिक्योरिटी का जो इशू है, किसी मुल्क के साथ जंग करनी है नहीं करनी, क्यों करनी है, तो ये सारे के सारे फैसले सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर होते हैं, ठीक है। नंबर 3 पे है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। जितने भी इकोनॉमिक अफेयर्स हैं, माशी अफेयर्स हैं, या जितने भी मुआशरती हैं, वो सारे के सारे इस काउंसिल के अंदर डील होंगे। जिसमें सबसे पहले नंबर पे है कॉपरेशन, ठीक है। कॉपरेशन किसके बीच में, स्टेट्स के बीच में, यानी कि कौमें जो हैं उनके बीच में कॉपरेशन जो मेन पर्पस है इसका। दूसरा इकोनॉमिक जो है, इसका सारे का सारा पर्पस है पूरी दुनिया की इकोनॉमी को देखना, उसको डील करना और उनके ऊपर हेल्प करना। तीसरा सोशल मैटर्स जितने भी हैं दुनिया के, उनके ऊपर बातचीत करना, जिसमें गुर्बत है, जहालत है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इनके ऊपर या हेल्थ के ऊपर बात करना। एजुकेशन इसके जुमरे में आता है, इसके ऊपर बात करना, हेल्थ के ऊपर बात करना या फूड सिक्योरिटी के ऊपर बात करना। ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के जुमरे में आते हैं। नंबर 4 पे है, यहाँ पे हमारे पास ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है जी, यहाँ पे हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमारे पास आता है, सबसे पहले इसका काम है जी डिस्प्यूट बिटवीन नेशंस स्टेट्स, यानी कि जो दुनिया के मुल्क हैं उनके बीच में जितने भी लड़ाई झगड़े हैं उनको खत्म करना। यहाँ पे इसका सबसे बेसिक काम है, क्योंकि कोर्ट ऑफ जस्टिस है। अब एक मुल्क का दूसरे मुल्क से प्रॉब्लम होगा तो वो कैसे डील करेगा, वो इंटरनेशनली डील होगा इसी कोर्ट के अंदर, ठीक है। इसी तरह से दूसरा काम क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉज, के जो बैनुल-अक़वामी कवानीन हैं उन कवानीन को, बैनुल-अक़वामी कवानीन को इंटरप्रेट करना और बताना कि भाई बैनुल-अक़वामी कवानीन जो है वो किस तरह से काम करते हैं। अच्छा, 5वें नंबर पे है जी, इसका जो ऑर्गन है वो है यूएन सेक्रेटेरिएट। कि यूएन सेक्रेटेरिएट जो है वो काम कैसे करेगा। अब पूरे का पूरा यूएन का जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली में वो यूएन सेक्रेटेरिएट के अंडर ही जो है वो काम करता है एक तरह का, ठीक है। उसमें उसका सबसे पहला काम है कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, के यूएन की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, यूएन की ब्यूरोक्रेसी को, जिसे इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसी भी कहा जाता है, इसको कंट्रोल करना इसका काम है। नंबर 2 इसका काम है यूएन जो ऑफिसेज हैं उनको हैंडल करना, जितने भी यूएन की सब डिवीजन्स हैं, ऑफिसेज हैं, उनको सेक्रेटेरिएट हैंडल करता है। और मैनेजमेंट ऑफ यूएन अफेयर्स एंड जो इसके जितने भी इवेंट्स वगैरह होते हैं, मैनेजमेंट होती है, वो सारे का सारा यूएन सेक्रेटेरिएट ही करता है, ठीक है। अच्छा, ये नंबर 6 पे जो है इसका एक ऑर्गन है जो कि अब इस टाइम पे फिलहाल काम नहीं कर रहा, वो है यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये जब 1945 में जब यूएन बनाया गया था, ठीक है, बनाई गई थी, तो उस टाइम पे ये ऑर्गन मौजूद था, लेकिन 1994 से अब ये फंक्शनल नहीं है। और ये क्यों बनाई गई थी, उस टाइम पे तकरीबन 16 के करीब जो है वो टेरिटरीज थी जो कि अफ्रीका के अंदर थी, जिनके बारे में ख्याल था कि वो अपने आप को मैनेज नहीं कर सकती, अपने आप को नहीं चला सकती। तो उनको ये कहा गया था कि यूएन के इस इदारे के तहत जो ट्रस्टीशिप है इसके तहत चलाया जाएगा। लेकिन इसमें आखिरी मुल्क जो है वो 1994 में भी आज़ाद हो गया, तो अब इसमें कोई भी नहीं, इसलिए ये डिसफंक्शनल है, ये काम नहीं कर रहा। तो ये 5 इदारे ही जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, बेसिक ऑर्गन्स हैं जो स्ट्रक्चर है यूएन का। अब इसमें हम जिक्र करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल का, जिसमें हमने सेकंड में जिक्र किया था कि सिक्योरिटी काउंसिल एक बहुत इंपॉर्टेंट इदारा है। तो ये इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये कैसे काम करता है। एक्चुअली में हम ये कह सकते हैं कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है ये मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन है दुनिया का, कि दुनिया के जितने भी इंपॉर्टेंट फैसले हैं वो सारे के सारे सिक्योरिटी काउंसिल करता है, या यूं कहें सिक्योरिटी काउंसिल की आड़ में ही फैसले किए जाते हैं। यानी वो मुल्क, जैसे अब अगर अमेरिका है, अमेरिका को किसी भी मुल्क के खिलाफ अगर कुछ करना होगा तो अमेरिका सिक्योरिटी काउंसिल को यूज करेगा और सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू फैसला ले लेगा, ठीक है। तो दुनिया के सारे जो पावरफुल फैसले हैं वो सारे के सारे सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल रुकन है जी 15, जिसमें जो 5 हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं। P5 वही P5 हैं जिनको हमने कहा था जो वॉर में जीते हुए थे, यानी कि उसमें यूएस है, रशिया है, चाइना है, यूके है और फ्रांस है, ठीक है। तो ये इन्होंने ही जो है वो यूनाइटेड नेशन बनाई थी। तो यही जो है 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, क्योंकि इन्होंने बनाई थी इसलिए परमानेंट है। इन्हीं के पास ही वीटो पावर है, इनकी मर्जी के बगैर कोई भी यहां से रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकती, ठीक है।
तो इसका मतलब यह है कि जब भी कोई रेजोल्यूशन यहां से पास करनी होगी तो उसके ऊपर कोई भी वीटो नहीं होना चाहिए। मेजॉरिटी तो होगी ही होगी सिक्योरिटी काउंसिल की कि 7 से 8 मेंबर्स उसे वोट देंगे, लेकिन साथ में कोई वीटो भी नहीं होना चाहिए। तो इन 5 के पास वीटो पावर है और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि 2-2 साल के लिए जो है वो मेंबर्स बनते हैं, जिसका हमने कहा कि सिक्योरिटी जनरल असेंबली फैसला करती है। ठीक है, अच्छा 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर है। अच्छा जी, प्रेसिडेंसी जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल की वो रोटेट करती है अल्फाबेटिकली हर मंथ में। ठीक है, यानी हर मंथ इसकी प्रेसिडेंसी चेंज होती है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के थ्रू A B C जिस मुल्क का भी नाम पहले आता है तो उस तरह से वो चेंज होती जाती है। और इसमें जो परमानेंट मेंबर्स हैं US है, UK है, फ्रांस है, चाइना है और रशिया है। तो अब जो डिबेट हो रही है इस टाइम पे दुनिया के अंदर वो ये कहा जा रहा है कि भाई आप कम से कम 2 ममालिक को मजीद जो है वो वीटो पावर दें। एक तो नाम लिया जा रहा है ब्राज़ील का कि ब्राज़ील को आपको साउथ अमेरिका के अंदर जो है वो देनी चाहिए वीटो पावर, और दूसरा ये बात की जा रही है कि इंडिया को जो है वो दिया जाए क्योंकि वो भी सुपर पावर है। सुपर पावर से मुराद ये है बड़ी पावर है एक वर्ल्ड की, तो बड़ी पावर है इस वजह से उसको भी कहा जा रहा है कि भाई उसको भी दिया जाए। और ये इंडिया बहुत ज़्यादा इसके लिए लॉबिंग भी कर रहा है, कोशिश भी कर रहा है कि किस तरह से इंडिया को इसका हिस्सा बनाया जाए वीटो पावर के अंदर। लेकिन फिलहाल ये 5 ही हैं, क्योंकि अगर इनमें से किसी को यहाँ पे मजीद शामिल किया जाता है परमानेंट मेंबर के तौर पे तो यहाँ पे मजीद जो मुल्क है दूसरे ममालिक जो हैं उनके बीच में फिर एक डिबेट जो है वो स्टार्ट होने का खतरा है, इसलिए फिलहाल ये यही हैं। ठीक है, तो बेसिकली यानी इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या है जी, 15 मेंबर्स हैं जिसमें से जो 5 हैं वो परमानेंट हैं, ये 5 परमानेंट हैं और जो बाकी 15 हैं वो सारे के सारे चेंज होते रहते हैं और यहाँ पे फैसले होते हैं। अब वीटो पावर का कैसे फैसला होता है, जैसे लेट्स सपोज चीन ने जो है एक बार वीटो पावर यूज़ किया पाकिस्तान के फेवर में, जब 1972 में जो है बांग्लादेश जो है वो बना था 1971 में, तो 1972 में उसको अब अलग मुल्क के लिए जो है वोट लेने थे, लेकिन पाकिस्तान ने चीन के थ्रू उसको जो है वो वीटो कर दिया, तो वो मुल्क वहाँ पर नहीं बन सका, यानी कि उसको उस टाइम पर वोट नहीं मिल सके, जो कि बाद में फिर जो है वो एफर्ट्स के थ्रू बने। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो है इसी तरह से पाकिस्तान के अगर इंडिया के अगर अगेंस्ट कोई चीज़ आती है तो रशिया उसको जो है वो वीटो कर देता है। हिस्ट्री के अंदर हमने यही देखा कि रशिया जो है वो वीटो पावर का यूज़ करता है इंडिया के हक के लिए और चाइना जो है पाकिस्तान के हक के लिए जो है वो यूज़ करता है वीटो पावर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमारे पास यूएन की जो मेजर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं वो यहाँ पे हमारे पास आती हैं। ये वो सारी की सारी जो है इसकी सब एजेंसीज़ हैं जो कि काम कर रही हैं दुनिया में, जो जिस एजेंसी का नाम है वो उसी के ऊपर ही खास करके काम कर रही है। और ये हमारे पास इनकी जो तादाद है वो 15 है। ठीक है, 15 जो है बेसिक है और साथ में 5 जो है वो इसकी सब डिवीजन्स है जो कि मुख्तलिफ एजेंसीज़ काम कर रही हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर है, FAO जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, ये फूड और एग्रीकल्चर के ऊपर पूरी दुनिया में काम कर रही है। सेकंड पे है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, पूरी दुनिया पे ये काम कर रही है, सिविल एविएशन के हवाले से काम कर रही है। ठीक है, जो खलाई रूल्स वगैरह हैं इनके हवाले से। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, ये एग्रीकल्चर के फंड्स के हवाले से है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, लेबर्स के हवाले से है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, समंदरों के हवाले से, उनके लॉस के हवाले से। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF आप देख लें वो काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है जी, दुनिया को कर्ज देने के लिए, और खास करके पाकिस्तान के हवाले से तो हम इसे कुछ ज़्यादा ही जानते हैं कि कैसे वो जो है वो अपनी बातें मनवाता है या दुनिया के अंदर किस तरह से अपनी मोनोपोली जो है वो IMF क्रिएट कर रहा है। ये भी इसकी एजेंसी है यूएन की। ठीक है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट है। इसी तरह से यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसको यूनेस्को कहा जाता है, जो कि हर जगह काम कर रहा है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह से यूनाइटेड पोस्टल यूनियन है 10वें नंबर पे। 11वें पे है वर्ल्ड बैंक। अच्छा जी, वर्ल्ड बैंक ग्रुप पूरे का पूरा है। ठीक है, और समटाइम इसी को हम कहते हैं कि भाई IMF का हिस्सा है। अच्छा, इसी के अंदर अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है, क्योंकि ग्रुप है तो इसके अंदर फिर डिफरेंट जो है वो इदारे बने हुए हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है इसी ग्रुप के अंदर। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है इसी के अंदर। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है इसी के अंदर। ठीक है, नंबर 12 पे है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा हमें एक्टिव नज़र आती है। खास करके कोविड के टाइम पे हम ये देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो रोल है वो यही यूएन का इदारा प्ले कर रहा है, कि हम ये कह सकते हैं कि यूएन यहाँ पे इस लेवल के ऊपर कम से कम काम ज़रूर कर रहा है। 13 के ऊपर हमारे पास है जी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। 14 पे है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और 15 पे है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अलावा जो सब हैं, सब डिवीजन्स में अगर हम देखें तो उसमें है हमारे पास कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर बैंड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन प्रिपरेटरी कमीशन है हमारे पास। ठीक है, कि न्यूक्लियर जितने भी बैंड ट्रीटीज़ वगैरह है या जो भी इसके ऊपर काम होता है वो सारे का सारा जो है इस इदारे के अंडर है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी है। ठीक है, उस एजेंसी पूरे का पूरा जो एटॉमिक एनर्जी के हवाले से जो काम है वो इस इदारे के अंडर आ रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन हैं, जितने भी माइग्रेशन हैं इस इदारे के अंडर हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, जो केमिकल वेपन्स को रोकना है वो इस इदारे के अंडर है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो रजिस्टर होती हैं
ठीक है, वो इसी इदारे के अंडर होती हैं। तो ये मेजर जो हैं वो एजेंसीज हैं यूएन की, कि जो यूएन के अंडर जो है वो सारी की सारी काम कर रही हैं यूएन के अंदर, या मेजर ये ओवरऑल सारी की सारी एजेंसीज हैं। आगे बढ़ते हैं और एट दी एंड बात करते हैं जी फंडिंग के हवाले से, कि फंडिंग जो है वो यूएन की कहाँ से है। तो यूएन की जो फंडिंग है वो वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन होती है हर मेंबर स्टेट की। अब यूएन के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे, यानी अगर 196 मेंबर्स हैं तो 196 मेंबर्स अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो खुद करेंगे अपने हिसाब से। और ये हिसाब क्या होगा, जो उनका जो बजट है, ठीक है, उसके अंदर जो जीडीपी है उस जीडीपी के हिसाब से होगा। कि अब कोई गरीब मुल्क है वो तो नहीं कर सकता, लेकिन जिनके जीडीपी काफ़ी अच्छे हैं जाहिर बात है वो कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास जो 2020 का जो बजट आया वो $3.1 बिलियन था यूएन का। और ये बजट पास कौन करता है, ये जनरल असेंबली से पास होता है। 2019 से लेके 2021 तक की जो पीस कीपिंग जो मिशन है यूएन के, ठीक है, जिसका मकसद क्या है कि अमन को दुनिया में कायम रखना और इसके लिए काम करना। तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो अमेरिका ने की 27.89%, उसके बाद चाइना ने की 15%, यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उसके बाद जापान ने की 8.56%, जर्मनी ने की 6.09% और यूके ने की 5.78%। तो ये वो कंट्रीब्यूशन है जो वॉलंटायरली कंट्रीब्यूशन है, और जो कंट्रीब्यूशन क्यों की गई, पीस कीपिंग के लिए यूएन में 2019 से 21 में की गई। और यूएन इसी तरह से काम करता है। उसके बाद अगर बात करते हैं जी, अब सबसे इंपॉर्टेंट कि मेजर केसेस के हवाले से अगर देखें यूएन का रोल, तो वहां पे हम ये देखते हैं कि यूएन का रोल क्या वहां पे पॉजिटिव रहा, नेगेटिव रहा, और क्या वहां पे यूएन यानी अक़वाम मुत्तहिदा वहां पे पास हुआ या फेल। तो फिलहाल तक हम दो तरह की हमें डिवीजन नजर आती है यूएन के अंदर, ठीक है, दो तरह की डिवीजन। एक है स्ट्रेटेजिक डिवीजन। स्ट्रेटेजिक डिवीजन का मतलब ये है कि जहां पे भी जंगें हैं वहां पे यूएन अपना रोल प्ले करने में नाकाम रहा, मोस्टली, ठीक है, मोस्टली नाकाम रहा। गो कि जंगें रुकवाने में कामयाब जरूर हुआ, लेकिन वो उन कंट्रीज की अपनी विल थी जिस वजह से उन्होंने रोका। अदरवाइज हम अगर ये कहें कि सिर्फ यूएन ने रुकवाया तो ये शायद जो है वो गलत होगा। लेकिन जहां पे पीस कीपिंग के हवाले से अगर हम बात करते हैं, या बाकी जो प्रोजेक्ट्स है सोशो इकोनॉमिक के हवाले से, तो वहां पर हम ये देखते हैं कि वाकई में हम कह सकते हैं कि वहां पर यूएन का एक पॉजिटिव रोल हमें देखने को मिलता है। तो यानी कि वो जो एक्चुअल पर्पस था शायद उसमें अभी भी यूएन जो है वो उस तरह से कामयाब नहीं हो सका। लेट सपोज हम अगर कश्मीर इशू की बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तो हम आज भी देखते हैं कि कश्मीर जो है वो उसी तरह से 1948 से लेके आज 2021 हो गई, लेकिन यूएन इसका कोई फैसला नहीं कर पाया पाकिस्तान और इंडिया के बीच का। यहां पे फेल है यूएन। पैलेस्टाइन इशू की बात करते हैं तो इवन पैलेस्टाइन को एक मुल्क ही नहीं मानता यूएन, एक आजाद मुल्क, जबकि उसी की सरजमीन के ऊपर इसराइल बना हुआ है और वो उसका मेंबर मुल्क है। तो आप मुझे बताएं कि यहां पे यूएन का रोल कहां पे है। और वो इसी तरह से आज भी वहां पे जो है वो लड़ाइयां हो रही हैं, वहां पे कोई रोल नहीं है। अफगानिस्तान इशू के ऊपर देखें आप, आज क्या रोल है, अफगानिस्तान को माना नहीं जा रहा, वहां पे कितने ज्यादा जो है वो चैलेंजेस हैं, वहां पे क्या रोल रहा, वहां पे फेल है यूएन का रोल। इसी तरह से इराक की इन्वेजन की यूएस ने 2004 के अंदर, वहां पे क्या रोल रहा, वो भी सिर्फ इस शक के ऊपर कि उनके पास एटमी हथियार हैं। तो यूएन ने कहां पे जो है वो रोल प्ले किया। मिडिल ईस्ट क्राइसिस के अंदर यूएन का रोल हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिलता, ठीक है, वहां पे बड़ी पावर्स ही डिसीजन ले रही हैं। और अभी यूक्रेनियन क्राइसिस जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर भी अभी तक हमें कोई मेजर स्टेटमेंट देखने को नहीं मिली, या यूएन की कोई मेजर एफर्ट देखने को नहीं मिली कि उन्होंने जो है वो रशिया को रोका हो, या यूक्रेन को रोका हो, या अमेरिका को जो है वो समझाया हो कि भाई आपने ऐसा नहीं करना। तो इसका मतलब जहां पे भी पावर है, ठीक है, वहां पे यूएन कहीं पे रोल प्ले नहीं कर रहा। यहां पे हमें दिखाई देता है माइट इज राइट, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। वही जो मुल्क हैं जो वीटो पावर रखते हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही दुनिया को तकसीम किया हुआ है, और आपस में ही जो है आपस के ताल्लुकात में किसी को वो सामने नहीं रखते। अपने जो उनके मफादात हैं, ठीक है, जो पर्सनल इंटरेस्ट है उनके, उन्हीं को वो पूरा कर रहे हैं, दुनिया के इंटरेस्ट को कहीं पे नहीं देख रहे। तो वो इसी वजह से उनके पास वीटो पावर भी है शायद, क्योंकि वो उन्होंने बनाया यूएन। तो यूएन एक्चुअली में मोनोपोली है इन वीटो पावर्स की, P5 की। तो यही जो P5 हैं यही दुनिया के पीस को भी खराब कर रहे हैं। आप देखिए सबसे ज्यादा दुनिया के पीस को कौन खराब कर रहा है, अमेरिका। उसके बाद कौन खराब कर रहा है, रशिया, ठीक है। तो अमेरिका और रशिया सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमेशा से ही अमेरिका और रशिया सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहे हैं। और साथ में इनकी अगर सपोर्ट देखें तो हमें फ्रांस नजर आता है, यूके नजर आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं पे भी पॉजिटिव रोल जो है वो प्ले हो ही नहीं रहा इन स्ट्रेटेजिक मामलात के अंदर। हाँ, जैसे सोशो इकोनॉमिक के अंदर अगर हम बात करें तो वहां पे जो है वो यूएन कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा है। दुनिया की गुर्बत खत्म करने में, पॉवर्टी में, हेल्थ में, फूड में कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है कि यूएन रोल प्ले कर रहा है। खासकर क्लाइमेट चेंज के अंदर भी हम ये कह सकते हैं कि इसके जो गोल्स हैं उस पर काफी ज्यादा काम हुआ भी है, और यूएन ने यहाँ पे जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम किया है। तो यहाँ पे एक इसका पॉजिटिव रोल रहा है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर अभी मुसलसल चल रहा है।
मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अंदर यही पॉवर्टी है, हेल्थ है और फूड के इश्यूज हैं जिसको टारगेट दिया हुआ है यूएन ने कि भाई इसको कवर करेगा। कुछ तो 2015 के अंदर खत्म भी हो गए, जिसमें कुछ जो है वो कामयाबी यूएन को मिली भी है। ठीक है, तो यहां पे कुछ ना कुछ काम हो रहा है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंदर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं यमन के अंदर काम हो रहा है, कहीं जो है वो शाम के अंदर काम हो, यानी कुछ ना कुछ ना होने से कुछ ना कुछ होना बेहतर है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो यहां पे कुछ ना कुछ हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से माइग्रेशन के हवाले से इसका एक रोल रहा है, ये हम कह सकते हैं माइग्रेशन के हवाले से ये सपोर्ट करता है। ठीक है, अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ के हवाले से हमने देखा, जैसे मैंने कहा कि कोविड के हवाले से जो है बहुत ज़्यादा काम किया यूएन ने, वैक्सीनेशन के हवाले से काम किया, गरीब मुल्कों को जो है वो फ्री वैक्सीनेशन की प्रोवाइड की, तो वहाँ पे उन्होंने काम किया। तो यहाँ पे सोशो जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं यहाँ पे यूएन कामयाब है और काफ़ी ज़्यादा इसकी गुड एफर्ट्स हैं, लेकिन जहाँ पे वॉर है, जहाँ पे पावर है, वहाँ पे यूएन फिलहाल कंप्लीटली हमें फेल ही दिखाई देता है। ठीक है, पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो हमें कश्मीर के हवाले से कहीं पे भी आज 72 साल 75 साल गुजर चुके हैं, कहीं पे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, हमारे हवाले से भी कोई पॉजिटिव रोल नहीं। गो के 1948 की वॉर हमने इसके कहने पे रोकी, 1965 की वॉर इसके कहने पे रोकी, 1999 की जो कारगिल वॉर थी इसके कहने पे रोकी। वॉर्स हमने रोक तो दी क्योंकि हमारा पर्सनल इंटरेस्ट भी था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो सका। ठीक है, ना ही कश्मीर के लोगों के लिए। अच्छा, जैसे अब इसको हम अगर कहें तो स्ट्रेटेजिकली जो है यूएन फेल है, और सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ के अंदर हम ये कह सकते हैं कि इसका पॉजिटिव रोल है, वहाँ पे हम इसे कह सकते हैं कि पास हुआ है किसी ना किसी सूरत में। ठीक है, तो ये अब आप तक है कि आप यूएन के रोल को किस तरह से देखते हैं। एक्चुअली में जो है यूएन का रोल दोनों तरह से ही है, कहीं पॉजिटिव है कहीं नेगेटिव है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है वो यही P5 का है, P5 की मोनोपोली का है। इसके ऊपर जो है एक डिबेट की ज़रूरत है, इसको रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है कि किस तरह से जो है यूएन अपने फंक्शंस को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकता है, कि जिसमें किसी की भी मोनोपोली ना हो, ना अमेरिका की हो, ना रशिया की हो, किसी मुल्क की कोई मोनोपोली ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं यूनाइटेड नेशंस को, और ये सारे का सारा स्ट्रक्चर और इसका बैकग्राउंड था। तो फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन मौजूद है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।